प्रासंगिकता आपको साबित हो रही होगी कि आज के समय में ऐसे संगठनों की जरूरत किस तरह से हमें कितनी नीचे मतलब गहराई से हमें समझने की जरूरत है कि इसकी कितनी जरूरत है आज के समय में। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुरूप स्वतंत्रता, समता और मनुष्यता और सामाजिक न्याय की उद्देश्य कैसे बन सकेगी, इस पे जो है सर बात रखेंगे। और साथ साथ जो है हम लोगों ने जो कार्य किए हैं और गणतंत्र को मजबूत करने की दिशा में जो कुछ कदम बढ़ाए हैं उसको भी मैं चाहूँगा कि हमारे प्रश्नों के हमारे श्रोताओं के सामने रखेंगे, जिससे इनको प्रेरणा मिले कि हम इससे कैसे एक प्रेशर जनरेट कर सकते हैं जिससे कि भारतीय गणतंत्र को मजबूत करने में एक कदम आगे बढ़ सके। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं भारतीय गणतंत्र रक्षक संघ के। सभी साथियों को जोहार, जय भीम, जय भारत। मित्रों, सम्मानित मंच, हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर वीरेंद्र जी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर जी सिंह साहब, हमारे सोशल वर्क के गुरु प्रोफेसर मनिंदर साहब, डॉक्टर गंगेश जी, हमारे SC/ST शिक्षक संघ के महामंत्री माननीय रमेश जी, हमारे बीच में हमारे दूरसंचार विभाग से माननीय RP सिंह जी, माननीय मैनेजर यादव साहब जी, हमारे बीच में एसोसिएट प्रोफेसर माननीय वकील साहब, सामाजिक संस्थाओं से भी गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच बैठे हुए हैं, महासभाओं से भी बैठे हुए हैं। आप सभी का इस प्रथम अधिवेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो सबसे बड़ी बात, कभी हमारे संविधान जिसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 और आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, उस संविधान के उद्देश्य क्या है यह बताने की कोशिश न तो किसी शिक्षण संस्थान ने किया, न किसी राजनीतिक मंच ने किया, न किसी विश्वविद्यालय ने किया। ये बहुत बड़ी विडंबना हम झेले लगभग 75 साल। हमारी ऑर्गेनाइजेशन बामसेफ ने इसको शुरू किया, अर्जक संघ ने शुरू किया, उनके द्वारा जो स्कूल चलाए गए उसमें उन्होंने संविधान की उद्देशिका का पाठ शुरू किया, तो कुछ चेतना जगनी शुरू हुई। लेकिन अब समझना होगा कि राजनीतिक मंचों ने क्यों नहीं किया, यह समझने की बात है। इसका एक ही जवाब मैं दूंगा, हो सके आप उसको स्वीकार करें या न भी करें। राजनीति कहती है अगर शासन करना है तो डिवाइड करो, डिवाइड एंड रूल। ये अंग्रेजों की पॉलिसी नहीं है, और इस पॉलिसी पे हम सभी चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? इस भारत में बाबा साहब अम्बेडकर को भी हम कोट करते हैं। उन्होंने 3 अक्टूबर 1954 को आकाशवाणी पे मेरा जीवन दर्शन, ये मात्र उनका 5 से 6 मिनट का कार्यक्रम था, दिल्ली आकाशवाणी से प्रसारित हुआ।
उसमें उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का एक जीवन दर्शन होना चाहिए जिससे वो अपने किए गए कार्यों को, उस कार्यों का मूल्यांकन कर सके। उन्होंने कहा मेरा जीवन दर्शन स्वतंत्रता, समता और बंधुता का है। मैं अपने सारे कार्यों को इसी के तहत आंकता हूँ, उसका मूल्यांकन करता हूँ। उन्होंने कहा कि भारत दो विचारों में जी रहा है। राजनीतिक रूप से चूंकि वह संविधान में है, इसलिए स्वतंत्रता, समता और बंधुता राजनीतिक ध्येय तो बना हुआ है, यानी राजनीतिक उद्देश्य बना हुआ है। लेकिन उसी जगह सामाजिक व्यवस्था में इसको नकार दिया गया है। सो कॉल्ड सनातनी व्यवस्था ने इन तीनों बहुमूल्य रत्नों को नकार दिया है और वहां क्रमिक असमानता की व्यवस्था बनी हुई है। इसका मतलब क्या होता है? अगर इसको हम विश्लेषण करें तो इसका मतलब यह हुआ कि सत्ता उसकी रहती है जिसकी समाज में सत्ता होती है। राजनीति में जिसकी सत्ता होती है वो सत्ता नहीं होती। लोकतंत्र में वो सत्ता बनती बिगड़ती रहती है। लेकिन जिसकी समाज में सत्ता रहती है, जिस सत्ता की जड़ सामाजिक व्यवस्था में है, वही व्यवस्थापक, वही वर्ग राजनीति की भी सत्ता लेगा, अर्थ की सत्ता लेगा और समाज की सत्ता लेगा। बाबा साहब की एक बात को और हम कोट करते हैं इसी के सिलसिले में। उन्होंने कहा कि एक अल्पसंख्यक मगर संगठित समाज बहुसंख्यक असंगठित समाज पर गुलामी की परिस्थितियां थोप देता है। देखिए, ये बात तो बाबा साहब ने तब कही थी। क्या आज यह सत्य नहीं है? आज जो यहां बैठे हैं वो भी, और जो नहीं आए हैं बुलावे के बाद वो भी, सभी कहीं न कहीं संकुचित हो रहे हैं। उनके अंदर एक भय आ रहा है। ये व्यवस्था थोपी गई। खासकर जो आप इसके पहले थोड़ा प्रोग्रेसिव हुए थे, आपके और हमारे कपड़े चमचमाने लगे थे, मुंह पे फेशियल लगने लगे थे, और आज 35% जनसंख्या तो सोच ही नहीं सकती। और अगर मैं कहूं कि 50% पॉपुलेशन, मोर देन 50% पॉपुलेशन, माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहूं तो 81 करोड़ जनता 5 किलो राशन के पीछे जा रही है। वो क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उसको हमसे नहीं मतलब है, लेकिन फिलहाल तो वो जा रही है, लाइन में लग रही है। अब ये अभी कोरोना जैसी आपदा में अवसर निकाल लिया गया, और शासन का तंत्र क्या था? जनता को बुद्धिजीवी बनने की बजाय, बुद्धवादी बनने की बजाय उसको भीड़ तंत्र में बदल दो। जो आज ट्रेनें रन कर रही हैं भारतीय रेल के अंतर्गत, जितनी डैमेज होनी थी, जितने लोगों को मरना खपना था कोरोना में, वो हुए, कोई रोक नहीं पाया। तो फिर ट्रेनें उस समय क्यों नहीं चलाई गई? क्या कारण था ट्रेनें न चलाने का? कि कोरोना नहीं फैलेगा। सभी लोग जानते हैं कि अगर महामारी आती है तो 15 दिन के अंदर वो महामारी एक झुंड का रूप ले लेती है और खुद में इम्यूनिटी क्रिएट करने लगती है उस महामारी से लड़ने का। अरे भाई, जब कोरोना की दवा नहीं थी तो तुमने इंजेक्शन किसका दिया? कौन सा टीका लगाया? बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन वहां पर आपको भीड़ तंत्र में कंट्रोल करना था, भीड़ तंत्र बनाना था, तो आपको अनाज के पीछे दौड़ा दिया, रोजगार खत्म कर दिया, शिक्षा खत्म कर दी। आपकी शिक्षा भी खत्म हो गई है।
जो डॉक्टर, इंजीनियर और प्रतिष्ठित वकील हैं वो तो अपने लड़कों को पढ़ा लेंगे, लेकिन एक ग्रुप सी का कर्मचारी अगर सरकारी नहीं है, उसको व्यवस्था नहीं है, तो वो अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में भेजेगा पढ़ाने के लिए, और प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें होती हैं। हमारे बीच अधिकांश शिक्षक लोग बैठे हुए हैं। सुबह से शाम तक ये जोड़ना है कि मिड डे मील कितने ने लिया, कितनों के बच्चे स्कूल नहीं आए, तो अध्यापक, प्रधानाध्यापक वो गांव-गांव जाओ के बोलते अपने बच्चे को भेजो, अपने बच्चे को भेजो, अपने बच्चे को भेजो। वो बेचारे पढ़ाई पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो नौकरी बचाने पर ध्यान दे रहे हैं। यह स्थिति बनी हुई है। निजी शिक्षण संस्थाओं की फीसें ये आप सभी जानते हो, भुक्तभोगी हो। डॉक्टर, इंजीनियर जो पढ़ा रहे हैं उनको मालूम है कि 5,000 3,000 तो हर महीने लग जाना है। एडमिशन के समय लाख लाख 1.5 लाख लग जा रहा है। ये तो दिल्ली वासियों से पूछिए, और बनारस भी उससे कम नहीं है। आपके शिक्षा को भी बाधित कर दिया गया, और जो नई शिक्षा नीति लाई उसमें बहुत सारी चीज़ें आलोचना भी है और कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। कोई कहती है चीज़ें तो सभी गड़बड़ नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती हैं, लेकिन जो गड़बड़ है वो मुख्य ये है कि इस पूरे वर्ग को, जो हमारे आज इस हाल में सबका प्रेजेंटेशन है, सभी वर्ग का प्रेजेंटेशन है, मैं बता रहा हूँ आपको, इनको शिक्षा से दूर ढकेलने का पूरा प्रयास कर दिया गया है। रोजगार कौशल केवल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। जितने प्राइवेट ITI बने हुए रोजगार कौशल केंद्र चल रहे हैं, केवल आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, ताकि आप ग्राउंड पे जाके फेल हो जाओ। 3 प्राइवेट ITI और पॉलिटेक्निक का मैं परीक्षक रहा हूँ, इंटरव्यू करता था, इसलिए बता रहा हूँ। पैसा सब ले रहे हैं, तो आपको शिक्षा से वंचित कर दिया, पर्याप्त अर्थ साधन से वंचित कर दिया। जब मैं सोनभद्र में सर्वे कर रहा था, जहां डाला जैसी सीमेंट फैक्ट्री, चुर्क सीमेंट फैक्ट्री और बहुत सारे तापीय घर सोनभद्र में हैं, वो सोनांचल है, हमारे सोनभद्र के साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर। वहां गरीबों की स्थिति यह है, बोलते थे सर कि पहले जाते थे हम लोग तो मजदूरी मिल जाती थी, अब 7 दिन जाते हैं तो 3 दिन मजदूरी बड़ा मुश्किल मिलती है। ये स्थिति आपके इंडस्ट्रीज में है। अच्छे अच्छे कारखाने पेट्रोलियम बंद हो गए, अर्थ का संकुचन करने की नीति लाई गई, और उस नीति के तहत सारा पैसा पूंजीपतियों के पास आया, और वो पूंजीपति भी सारे नहीं, मात्र 2-3 उनके पास पूंजी आ गई। देश की पूंजी है उनके पास, लाखों का कर्ज आप भर रहे हो, और वो कर्ज भरने का वसूलने का तरीका 35 रुपए का डीजल या पेट्रोल जो कह लो, वो आप 93 रुपए, 95 रुपए और 103 रुपए में खरीदते हो। इस देश की पूरी व्यवस्था इस डीजल और पेट्रोल से चलाई जा रही है। थोड़ा बहुत आपका कृषि क्षेत्र जो है इस देश की जीडीपी को थामे हुए है। इंडस्ट्रीज माइनस में चल रही है जीडीपी में। तो आपको इस हिसाब से शिक्षा से भी वंचित करना, पर्याप्त आमदनी से भी वंचित करना, तो आप किस पर निर्भर होगे? फिर गवर्नमेंट की योजना पर निर्भर होगे। कुछ दिन तो आप बगावत करोगे, धीरे धीरे वो बगावत शांत हो जाएगी और आप उस उत्पीड़न के अभ्यस्त हो जाओगे। और जिस दिन वो उत्पीड़न होना बंद हो जाएगा तो आपको लगेगा कि मेरा कुछ खो गया। अमेरिका के दासों की जब बेड़ियां काटी गई तो कहने लगे मेरा तो गहना तोड़ दिया तुमने। वो उस बेड़ियों को लेके रो रहे थे कि मेरे हाथ में बेड़ियां नहीं है। वही हाल इस देश के नागरिकों का होना है, और होना नहीं है मित्रों, ये हो रहा है।
ये हो रहा है। ये बैठक केवल बैठक नहीं है, ये अधिवेशन केवल अधिवेशन नहीं है। इस पूरे एक साल में जो हमने देखा है उसका अनुभव यहां आ रहा है। सरकार आपको कैसे व्यस्त रख रही है। आज रविवार है, कल गणतंत्र दिवस है। सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए, सभी संस्थान गणतंत्र दिवस मनाने के लिए कल खोले जाएंगे। आज संडे है, आज कैसे इंगेज करें? तो कहीं मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तो कहीं कुलपति लोग बैठक कर रहे हैं। आप हमारे मंच पे जिनको देख रहे हैं ये लोग बगावत करके आए हुए हैं। यह स्थिति बन चुकी है। हर संडे आपका एंगेजमेंट कहीं ना कहीं है। तो बाबा साहब ने अपने पूरे आंदोलन में हमें दो चीज दी थी। जब वो लॉ मिनिस्टर बने, लेबर लॉ मिनिस्टर, तो उन्होंने श्रमिकों के लिए कार्य के वर्किंग आवर निर्धारित किया और वो 8 घंटे का, उसके पहले वो 12 घंटे का चलता था और वर्तमान में वो 12 घंटे हो चुका है। वर्तमान में भी वो 12 घंटे हो चुका है। जो लोग भी सरकारी हैं तो वो भी 8 से 9 घंटे ड्यूटी करके आ रहे हैं, और जो गैर सरकारी हैं उन बेचारों की तो बातें छोड़ दो आप। तो वो उन्होंने जो हमें 8 घंटे कार्य दिवस दिया और 4 घंटे हमको छुट्टी दी प्रतिदिन, वो चीज, उस 4 घंटे का हमने क्या उपयोग किया? अगर वास्तव में उस 4 घंटे का उपयोग हमने समाज के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किया होता, इस संविधान की जागरूकता फैलाने के लिए किया होता, तो आज मजाल नहीं था सरकार किसी की भी रहती, लेकिन आप स्वतंत्रता महसूस करते, आप समता महसूस करते। लेकिन नहीं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है? बंधुता को कुचला जा रहा है। सांप्रदायिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, ठीक है, ये हजारों साल की रही होगी, मैं मानता हूं, लेकिन डाइल्यूट तो हुआ था, कुछ तो डाइल्यूट हुआ था, लेकिन आज वो फिर से प्रगाढ़ हो रहा है, फिर से मजबूत हो रहा है। ये अब कब डाइल्यूट होगा? कौन करेगा? कौन चलेगा? जो संविधान हमको गारंटी दे रहा है, संविधान की उद्देशिका वो गारंटी दे रही है, क्योंकि उसकी चीजों को अंदर के आर्टिकल्स में सुरक्षित किया गया है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता को भी। लेकिन जानकारी नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। बेशक आप शिक्षित हैं, जागरूक नहीं है। इसका उदाहरण, भाई हमारे पिताजी 1960 में DLW में आए, 2000 में यहां से रिटायर हुए। उनकी पीढ़ी, हम उन्हीं की पीढ़ी की बात करेंगे। उस समय भी आलिया लॉ एजेंसी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का हैंडबुक जारी किया जाता था, आज भी जारी किया जा रहा है। जब मैं पहली बार लिया तो 90 रुपए का था, इस समय 150 रुपए का है। लेकिन जो शिक्षित वर्ग थे उस समय, क्या उन्होंने इस संविधान की उद्देशिका को समझा? उनको किसी ने बताया, या उन्होंने कोई प्रयास किया कि यार देश संविधान से चल रहा है, इसकी एक कॉपी अपने पास रखें? ये हमारे और आपके मेहनत से, सोच समझ, बौद्धिकता से, कार्य करने की शैली से आज भारत जागरूक हो रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन इस जागरूकता को मरने नहीं देना है। अगर ये जागरूकता मर गई, हम सभी का काम तमाम।
जो ये स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति से लड़ने के लिए ये भारतीय गणतंत्र रक्षक संघ को स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य जो किसी संगठन में नहीं था, इसका जो उद्देश्य हमने रखा, भारत के गणतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना। लेकिन दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है? जो गणतांत्रिक मूल्य है और इसके साथ स्वतंत्रता, समता और बंधुता, जो बाबा साहब ने 3 अक्टूबर को कहा था कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता, उन्होंने कहा था कि मुझे आशा है कि एक दिन स्वतंत्रता, समता और बंधुता सामाजिक उद्देश्य अवश्य बनेगा। तो ये उनकी आशा थी। उस आशा को परवान कौन चढ़ाएगा? कभी आपने किसी संगठन में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के ऊपर चर्चा होते सुना हो तो आप अपने अंदर देख लो, बहुत से संगठन में आप जाते हो, इसके बगैर कोई संगठन तैयार हो ही नहीं सकता। अगर कोई सोचे कि नहीं हम संगठन चला लेंगे इसके बगैर, तो वो संगठन केवल तानाशाह का संगठन होगा, जो तानाशाह के पॉकेट में संगठन पड़ा रहेगा। वो जिसको चाहेगा रखेगा, जिसको चाहेगा अभियोग लगाकर बाहर कर देगा। और ये आज हो रहा है। गली गली में संगठन है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत तब है जब वो संगठन स्वतंत्रता, समता और बंधुता को डेवलप करने के लिए काम नहीं करता। भाई, भारत बहुत विशाल है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ चलना एक संगठन के बस का नहीं है। वो विचारधारा होती है जो सबको एक जगह लेकर आती है, लेकिन वो आपका व्यवहार होता है जो सबको एक जगह लेकर बैठती है। संगठित तभी आप होगे जब आपके अंदर स्वतंत्रता, समता और बंधुता एक चरित्र के रूप में विद्यमान होगा। ये पॉलिटिकल थीम नहीं है, ये महज केवल पॉलिटिकल थीम नहीं है कि स्वतंत्रता के रूप में हमने कह दिया विचार, उसकी अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19। ये कैसे, जब तक आप अपने चरित्र में नहीं लाओगे। हम लोग बाहर चले जाते हैं स्वतंत्रता देखने के लिए, स्वतंत्रता खोजने के लिए। हमारे साथ हमको स्वतंत्र नहीं किया गया, हमको भाषण नहीं देने दिया गया। ठीक है, वो एक राजनीतिक रूप हो सकता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या अपने परिवार में आप अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, उनको उनके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते हो या नहीं? तो यहां पे उत्तर केवल यही निकलेगा, साहब वो क्या होता है। क्योंकि जब आपकी पत्नी कुछ बोलने लगती है तो आप या तो डपट देते हो, डांट देते हो, क्योंकि उसके पास सुनने की शक्ति नहीं है। बेटा कुछ बोलता है तो घुड़क देते हो। क्यों घुड़क देते हो? कि बेटा जब भी बोलेगा कुछ डिमांड रखेगा, उसको हैंडबॉल चाहिए, बास्केटबॉल चाहिए, क्रिकेट का एसेसरीज चाहिए, जैकेट चाहिए, स्वेटर चाहिए, और सरकार ने आपकी स्थिति ये कर रखी है, तनख्वाह आता है 4 दिन की चांदनी की तरह, तो आप भुड़क देते हो। मित्रों, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें व्यवहार में लाने की जरूरत है। गुस्सा हमको भी आता है, लेकिन उस गुस्से पे काबू करना है, अपने अंदर के मार को मारना है, नकारात्मक चीजों को, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, इन पे काबू करना होगा। अगर आप इन पर काबू नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी संगठन को इंटैक्ट नहीं रख सकते, न संगठन लंबी दूर चल सकता है। संगठन में तोड़फोड़ होती रहेगी। इतना ही नहीं, यही कारण है कि आप सगे भाई,
एक दूसरे पर लाठी चलाते हैं, मुकदमा करते हैं, एक दूसरे दरवाजा नहीं देखते। आज ये घर घर की कहानी है। और सवाल ये है कि ये कहानी केवल हम SC ST OBC या गरीब लोगों के अंदर ही क्यों है? ये प्राकृतिक गुण है, मैं मानता हूं, लेकिन हमारे अंदर ही क्यों है? तो उसका एक ही कारण है कि हम जो गुलामी झेले हैं, जो हमारी स्थिति गुलामों की रही है, उसके कारण हमारे सद्गुण नष्ट हुए हैं और हमारे अंदर स्वार्थ, ईर्ष्या, लालच और अहंकार ये हमारे अंदर बढ़ गया है। अगर हम इस पे कंट्रोल करना शुरू कर दें तो देखिए चीजें सुधरने लगेंगी। आपके अंदर खुद एक चुंबकीय तत्व पैदा होगा, लोग आकर्षित होंगे, आपकी बात को सुनेंगे, आप भी उनकी बात को सुनेंगे और वहां से आत्मीयता का बोध शुरू होता है। ये जो बंधुता बढ़ाने का लिखा गया है संविधान में, वो यही है, आत्मीयता पैदा करना। बुद्ध ने प्रेम और करुणा की बात की, लेकिन उससे बढ़ के उन्होंने कहा मैत्री। अब मैत्री क्या है? आत्मीयता। हम आप अगर मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं तो आत्मीयता बनेगी, लेकिन यह भी लगातार होना चाहिए। अगर हम साल भर में एक बार मिलेंगे तो आत्मीयता शायद न बने, उस स्वार्थ में चला जाएगा। इसलिए आज की जो परिस्थिति है या अभी तक की जो परिस्थिति आई है, जो बंधुता विकसित हुई है, वह बंधुता केवल और केवल स्वार्थ सिद्धि तक है। हम आपको तभी तक बंधु मान रहे हैं जब तक मेरा आपसे स्वार्थ है। इसके परे हमको जाना होगा, इसके परे जाना होगा, और इसके परे जाने का तरीका भी केवल एक ही है, और वो तरीका प्रैक्टिकल बता रहा हूं। आप अपने मोहल्ले में, 2-4 मोहल्ले के अंदर, 2-4 गांव के अंदर टीम का गठन करिए, डेली मिलिए, नहीं रोज मिल सकते तो वीकली मिलिए, टच में बने रहिए, सुख दुख में सम्मिलित होइए। बार बार मिलने और बात करने से बंधुता विकसित होती है। फिर ये नफरत वाले जो हैं, ये हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाएंगे। और मित्रों, कहा जाता है ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो वो जो मजहब है ना, वो उस मजहब वालों के लिए, और ये जो मजहब है, संप्रदाय है, कम्युनल, ये केवल और केवल गोला है, ये प्योर राजनीति है। ये राजनीति इसलिए है कि मेरा गोला बड़ा होगा तो मैं विश्व की संपत्ति पे राज्य करूंगा। राजनीति यही है, अर्थव्यवस्था को अपने कब्जे में रखना। भारत में जातियों में क्यों तोड़ा गया? ताकि आप बटे रहें और जो भारत की संपत्ति है उसका उपभोग मैं करूं, और कौन कर रहा है ये आप बेहतर तरीके से जान रहे हो। इसी तरह विश्व की राजनीति भी यही कर रही है, अमेरिका भी यही कर रहा है। जो पहले गांव के अंदर जमींदार करते थे, उसको पीट दिया, उसको धमका दिया, उसको गरिया दिया, वही चीज आज अमेरिका कर रहा है। और केवल अमेरिका नहीं है, 3 शक्तियां एकदम सामने रहे। पहले 2 था। पहले का जो शीतकाल बोला गया, कोल्ड वार, शीतकालीन युद्ध, तो अमेरिका और रूस के बीच में था। तो ये दोनों आपस में नहीं लड़ते थे, ये बस 2 देशों को लड़ाते थे, अपनी चौधराहट करते थे। लेकिन अब ये 3 बन गए, रूस, अमेरिका और चाइना। अभी तो 2 से निपट रहे थे, अब 3 से कहां से निपटोगे? लेकिन आपको सरवाइव करना है और आप टुकड़े टुकड़े में बटे रहोगे।
जाति में बटे रहोगे, धर्म में बटे रहोगे, राजनीति में बटे रहोगे, तब आपके अनुसार अगर बटे हुए हो तो आपकी क्षमता नहीं है कि आप सत्ता पर दबाव डाल सको कि आप ऐसे चलो, ऐसे करो। तो ये जो भारत का गणतंत्र है, हमारे गोंडवाना साहब ने आपको कुछ बताया, एक बेसिक हिंट दिया। ये गणतंत्र है कौन? भारत में गणतंत्र है कौन? यहां के प्रिमिटिव मूल बाबा साहब ने जो 25 नवंबर को भाषण दिया था 1949 में, उसमें कहा कि लोगों को लग रहा है कि भारत पहली बार गणतंत्र बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत इसके पहले भी गणतंत्र रहा है, बहुत सारे गणराज्य रहे हैं। तो गणराज्य किसके थे? तो ये गणतंत्र क्या बताता है आपको? इनको रक्षा करनी है, तो रक्षा करने की जिम्मेदारी बाबा साहब ने किसको दी? वी द पीपल ऑफ इंडिया। उन्होंने तो लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा में सबसे लास्ट में पारित होने वाली चीज थी संविधान की उद्देशिका। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का बहुत सारे मायने हैं। हम भारत के लोग यानी भारतीय। और निश्चित रूप से जब हमारा तिरंगा लहरा गया, यूनियन जैक उतर गया और हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया, तब हमारी पहचान केवल और केवल एक भारतीय नागरिक के रूप में है। इसके बियॉन्ड अगर हम कोई बात करते हैं तो हम निर्जातीयता का एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, और ये एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट अपने में ही चलता है। जो रूलिंग कम्युनिटी है उसके साथ नहीं होता है आपका, ये आपका आपस में चलता है, वो भारतीय नागरिकों के बीच में। और आप इंडिया, अगर हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम हुए इंडियन, और इंडियन की डिक्शनरी में आप परिभाषा पढ़ लेना, मुझे यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है। इंडियन किसको कहा गया है, इंडियाना किसको कहा गया है? ये हम ही लोग को कहा गया है। बाहर से लोग आए या नहीं आए, उनका जीन्स हमारे से मिलता है नहीं मिलता है, ये केवल और केवल झगड़े का कारण है। भाइयों, स्पर्धा क्या होती है? ट्रैक में दौड़ रहे हो, आप अपने ट्रैक में दौड़ रहे हो, अगले अपने ट्रैक में दौड़ रहा, अगला आपसे आगे है, आप उसको पिछाड़ोगे तो अपने ट्रैक में दौड़कर ही पिछाड़ोगे। और अगर आप चाहते हो कि एक ही पटरी पर दो इंजन आमने सामने आके लड़ जाएं, तो उसमें जो तबाही होगी, न घर बचेगा न घाट बचेगा। आज अगर संविधान हमारे सामने है और हमको मालूम है कि संविधान से ही भारतीय नागरिकों की अस्मिता बचनी है, तो हमें इस संविधान को, उसका सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन करना होगा। और करना होगा का मतलब क्या है? बेशक अगर हम यहाँ से प्रबोधन कर रहे हैं, आपने प्रबोधन किया, और अगर हमने उसको आपने आचरण में नहीं लिया, तो ये सारे प्रबोधन नल एंड वाइड है, इसका कोई मायने नहीं है। हमें बंधुता को प्रमोट करना है, तो बंधुता को, उसके लिए काम करना होगा, उसके लिए आचरण पैदा करना होगा। मित्रों, इस एक साल के अंदर जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, एक होता है एम, एक होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वो जो एम को पाने के लिए लागू किया जाता है। उस ऑब्जेक्टिव में है सरकारी और गैर सरकारी विभागों और आर्थिक संस्थानों में व्याप्त आर्थिक और नैतिक भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना। भ्रष्टाचार से सारे पीड़ित हैं, सभी लोग पीड़ित हैं हर स्तर पे। अब तो यहाँ तक हो गया, जो लेखपाल 2 रुपया में मान जाता तो 500 के नीचे बात नहीं करता है आपसे। कहीं भी चले जाओ, ऐसी व्यवस्था हो गई है।
इसका उन्मूलन करना। उन्मूलन करने का मतलब क्या है? किसी को आप फांसी लगा दोगे, वो नैतिकता, उस नैतिक बल को पैदा करना, उस नैतिक बल को पैदा करना होगा। आपका लड़का लेखपाल होगा, आपका लड़का कानूनगो होगा, आपका लड़का एडीएम होगा, एसडीएम होगा, अगर वो उसी तरह की रकम लेकर आता है और अगर आप उसका स्वागत करते हो तो आप उसकी नैतिकता को गड्ढे में डाल रहे हो। एक गार्जियन होने के नाते आपको समझाना आपका फर्ज है। भारत में यह भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा? क्योंकि लोगों ने कैरियर डेवलपमेंट की पहले सोच लिया। एक एसडीएम आता है तो वो अपने कार्य करने की बजाय वो सपने लेता है, अगर आईएएस कैडर का है तो बोलेगा मैं प्रमुख सचिव बन जाऊं राष्ट्रपति का, और इसके लिए वो अपने को कंप्रोमाइज करता है। उसी तरह एक जज आता है तो भी सोचता है कि मैं सीजीआई बनकर गवर्नर कहीं का बन जाऊं, और वो कंप्रोमाइज करता है। सारी संवैधानिक संस्थाएं अपने कैरियर को बचाने के लिए कंप्रोमाइज कर रही हैं। साहब लोगों ने बताया भी। ऐसे को कैसे रोकोगे आप? ये नैतिक बल तो पहले हमें अपने अंदर पैदा करना होगा। अगर जब तक हम उसके अधिकृत नहीं होंगे तो हम दूसरे को उपदेश नहीं दे सकते। चुनावी भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना प्रोफेसर जी सिंह साहब ने बेहतर तरीके से बताया है। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं। सबसे बड़ी असमानता आपके चुनाव में है, चुनाव की व्यवस्था में है। वो व्यवस्था इसलिए कि जितना ज़्यादा प्रत्याशियों का आपने लेवल बढ़ा दिया, 40 लाख और 95 लाख, हमारे इतने बैठे करीब सैकड़ों लोग हैं, आप में से किसकी हैसियत है जो 40 लाख खर्च करके मुस्कुरा सके? एक जुआ है, जीत गए तो ठीक, नहीं तो हारना तय है। तो 40 लाख लूज करने के बाद आप मुस्कुरा सकते हो क्या? अगर यही एक्सपेंडिचर कम करके 5 लाख 7 लाख लाया जाए। हमारी मुख्य चुनाव आयुक्त पूर्व कुरैशी साहब से बात हुई। उन्होंने बोला यह संभव है कि 2 लाख आ जाए, लेकिन स्टेप वाइज, और इसके लिए जब तक आप जन आंदोलन नहीं तैयार करोगे ये नहीं होने वाला। और ये नहीं होने वाला तो हमारे और आप में जो अच्छी सोच रखते हैं वो कभी संविधान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टी आपको सपोर्ट करके वहां पहुंचाती है, यानी कि आपके चुनाव में 40 लाख रुपए का बंदोबस्त वो कर देती है, तो अब सवाल आता है कि चुनाव उन पार्टियों के पास से 40 लाख कैसे आए? अगर 6,000 करोड़ रुपए एक पार्टी को मिलते हैं तो दूसरी पार्टी को भी 4,000 करोड़ रुपए मिलते हैं, तीसरी पार्टी को 2,000 करोड़ मिलते हैं, 500 करोड़ मिलते हैं। तो इसका मतलब हमारे जो एमपी एमएलए जो हैं और जो जाने वाले बनने वाले, इनडायरेक्टली वो उसी कारपोरेट को सपोर्ट करेंगे जो कारपोरेट, जो पूंजीवाद आपको उस 35% के बीच में रखना चाहता है कि आप बराबर मांगते रहो और रोते रहो। भीड़ तंत्र में कन्वर्ट करके रखेगा वो। आप स्वतंत्र नागरिक नहीं रह जाएंगे, और जब स्वतंत्र नागरिक नहीं रह जाएगा देश कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए इस चुनाव के जो प्रत्याशियों का खर्च है, इस खर्च पर लगाम लगाने की जरूरत है। इसका प्रतिवेदन इस संस्था ने भेजा हुआ है। 2 लाख हमको मालूम है 2 लाख नहीं करेगा, लेकिन जब पूरी तरह से दबाव पड़ेगा तो आज 40 लाख से 20 लाख में आएगा। हमें ताजुब होता है। अभी एक श्रीमान जी राज्यसभा में चुनाव सुधार के ऊपर बोल रहे थे कांग्रेस पार्टी के कि प्रत्याशियों का चुनावी खर्च और बढ़ाना चाहिए। तो महोदय प्रत्याशियों से पूछो कि उसकी औकात कितनी खर्च करने की है, अगर पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट न करे तो। और पॉलिटिकल पार्टी इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि उसको पूंजीपति देता है, और पूंजीपति इस देश को चला रहा है। इसलिए आपका लोकतंत्र भ्रष्ट हो चुका है, ये पूरी तरह से डमाडोल हो चुका है।
पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना। इसकी लड़ाई तो सारी सामाजिक संस्थाएं लड़ रही है। हमें क्या करना है? यूनिवर्सिटियों में बहुत सारी विडंबनाएं आप देख रहे होंगे। प्रमोशन होना है, किसी न किसी कारण से रोका जा रहा है, एनएफएस कर दिया जा रहा है। हमारे बीच में एनएफएस के बहुत सारे कैंडिडेट बैठे हुए हैं जो ड्यू हैं। अभी एक की लड़ाई हमारे सामने आई, एमएनआर का जो प्रोफेसर रहा वेंकटेश नायक, उसका एसोसिएट प्रोफेसर ड्यू है और उसको जो है वो न बन पावे तो उसको एक भी रिसर्च स्कॉलर नहीं दिया गया कि जिसको पीएचडी करा सके और वो अपने को बोले कि मैं एलिजिबल हूं। ये स्थिति बनी हुई है। भारतीय नागरिकों के बीच बंधुता को विकसित करना ये बहुत बड़ा लक्ष्य है और ये दोनों ओर से होगा। प्रबोधन भी करना है, अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना है। केवल आप प्रबोधन करोगे तो सब यही कहेंगे कि चाहता है कि भगत सिंह हमारे घर में पैदा हो, इसके घर में न पैदा हो। इसलिए हमें ये दोनों काम करना होगा। सबसे बड़ी चीज, आज तो गनीमत है लेकिन फिर भी इस सभागार में खांसी हो रही है। अरे पूरे भारत में है। दिल्ली की तो स्थिति सबसे बदतर है, अब बनारस उससे बाद में ही है। ये जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण जिसमें हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इसकी सुरक्षा कौन करेगा? अभी तक हमने सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को दे रखी थी। गवर्नमेंट ने कुछ किया, कुछ नहीं किया, चल रहा था। चला 55 साल तो चला, अभी तो 15 साल तो इधर ही हो गए। तो जितना उसने नहीं काटा उतना तो एक दिन में काट के बराबर कर दे रहे हैं। इस संस्था ने पर्यावरण के लिए आंदोलन भी किया। सिंगरौली में, सोनभद्र में भी आंदोलन हुआ क्योंकि वहाँ प्लान किया जा रहा है काटने का। अरावली का इतना बड़ा जन समर्थन मिला कि सुप्रीम कोर्ट को स्वयं अपने निर्देश को रद्द करना पड़ा, जो बोला कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी को पहाड़ी नहीं माना जाएगा, वहाँ खनन किया जाएगा। क्योंकि ये जो पेपरों से काम करते हैं ना, तो इतने ढीठ है, गबर ढीठ है कि सारी चीजें ऐसे दिखाएंगे पेपरों पर कि हम ही साहब सही है, और कोर्ट वहां बैठ के बोलेगा कि भाई यही तुम्हारे पास सबूत है, इसके विरुद्ध तो कुछ है नहीं, तो मैंने ये निर्णय दिया। भाई वो अरावली की पहाड़ियों को जैसे जैसे आप छोटा करते जाओगे उधर मरुस्थल बढ़ता जाएगा। और ये दिल्ली में जो बैठे अरावली के ही सीरीज में बैठे हुए हैं लोग, क्या स्थिति होगी? आज ऑक्सीजन का जो स्थिति बना हुआ है, जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, जितने पेड़ काटोगे आप उतना उसका जो कार्बन सिंक बढ़ता जाएगा। एक पेड़ जो मान लीजिए कि 3 टन 4 टन कार्बन सिंक अपने अंदर रखा हुआ है, वो पेड़ को आप धराशायी कर दो, वो वहां से रिलीज होना शुरू हो जाएगा, तो कार्बन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूं आपको समझने के लिए। और मैं इस उम्र में भी एनवायरमेंट साइंस का विद्यार्थी हूं और यही पढ़ रहा हूं। वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट को विकसित करना है। साइंटिफिक टेम्परामेंट से हमारा तात्पर्य क्या है? यथार्थ, तर्कशील, इन विचारों को प्रमोट करना है। और इस तर्कशीलता के अंदर अगर आपकी आस्था भी खड़ी होती है तो हमारा कर्तव्य है कि उसको ध्वस्त कर दिया जाए। या तो आप अपनी आस्था को बदलिए, तर्कशील बनिए, ठीक है, आपकी बड़ी इच्छा है, जिंदगी भर करते आए हो, सिर झुका लिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब आप उसी के ऊपर देश चलाना शुरू कर दोगे तो ये नागरिकों का क्या स्थिति होगा? ये भीड़ तंत्र, इस आस्था के चलते भीड़ तंत्र बना हुआ है। ये 35% की जो पॉपुलेशन है ना, उसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी भी सम्मिलित हैं। ये इसी के चलते उनके गुलाम बने हुए हैं, सही चीज नहीं सोच पाते। यहाँ केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सब्जबाग दिखाया जाता, भारत ये कर रहा, वो कर रहा, ऐसी मिसाइल बनाया कि जो 10 एक मिसाइल चलेगी, 10 मिसाइल के बराबर जाएगी, 10 टारगेट को हिट करेगी। वाह, अमेरिका तो बनाया नहीं, तुम बना के बैठे हो। तो ये जो जनता के बीच को गुमराह जो किया जा रहा है,
अतार्किक चीज़ों से। ऐसी चीज़ों का भी प्रतिकार करना होगा। मानवाधिकारों की रक्षा, इस मानवाधिकार का जो हनन हुआ है, आज भी हो रहा है, और जो खासकर बीएनएस बनाया गया है, जो पुलिस को अनलिमिटेड पावर दी गई है, वो पहले आपको अंदर ठूसेगी, उसके बाद चार्जशीट बनाएगी। पहले तो ये था कि आपके पास कुछ है तो लेके आओ, अब ये है कि भैया रखा है अंदर, चलो दिखाता हूं। इस पुलिस के डर से, आप अपनी इज्जत के डर से भी चीजों को बोलना बंद कर दिए हो। ये मनमानी बढ़ रही है। पुलिस में कौन है? हमारा ही लड़का है, आपका लड़का है, आपके भाई है। जबकि पुलिस मैनुअल में पढ़ रहा हूं, उस मैनुअल में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है जिसका ये प्रयोग करते हैं। यानी उसके कथनी और करनी, जो प्रशिक्षण दिया गया वहां और जो फील्ड में कर रहे हैं यहां, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मानवाधिकारों की रक्षा। अब मैं बता रहा हूं कि इतने के अंदर हमने समाहित किया हुआ है भारतीय गणतंत्र रक्षक संघ की जो है कार्य। जो संघ का विजन है, समता, स्वतंत्रता और बंधुता को सामाजिक लक्ष्य बनाना और स्थापित करना, ये मिशन है, और यही हमारा मिशन भी है। हमारी आइडियोलॉजी क्या है? भारत का संविधान उद्देशिका 1949 के अनुसार इस सारी आइडियोलॉजी के अंदर है। और जब मैंने संविधान बोल दिया तो इसमें वो सारी आइडियोलॉजी सम्मिलित हैं जिनकी आपको जरूरत है। और हमारा सूत्र वाक्य क्या है? वो लिखा हुआ है हर एक लोगों पर, डेडिकेटेड फॉर नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण के लिए दृढ़ संकल्प। सो मित्रों, हम अपनी बातों को द पीपल वॉइस के मार्फत भी समाज में लाते हैं। आप में से बहुत लोग उसके सब्सक्राइबर हैं, उसको देखते हैं, सुनते हैं। ये बात अलग है कि समय आपको ज़्यादा नहीं मिलता निरहुआ और पवन सिंह को सुनते हुए, लेकिन मैं कहूँगा ये निरहुआ और पवन सिंह आपके काम नहीं आने वाले, न तो लता के गाने आपको काम आने वाले हैं, और ये जो YouTube चैनल है ये महज और महज आपके बीच जागरूकता को लाने के लिए डाला गया है। इसलिए वहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट का चीज़ नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसको स्विच ऑन कीजिए, आप सुनिए, और उसका हैंडल है @thepeoplevoice2445 हैंडबिल में दिया है। जिन साथियों ने हैंडबिल नहीं लिया है, हैंडबिल ज़रूर ले लें। मित्रों, मुझे लगता है कि मैंने अपने संघ के उद्देश्य, कार्यशैली, इन सारी चीज़ों को रखा जो एक अधिवेशन के रूप में हमको बताना चाहिए था, और जो गणतंत्र को लज्जित करने वाली चीज़ें हैं हमारे विद्वान आचार्यों ने, प्रोफेसर साहब लोगों ने रखा है, और आप सब लोग इस चीज़ को समझ भी रहे हैं, गुण भी रहे हैं। बस हमें चलने की ज़रूरत है, और मैं चाहूँगा कि इस संगठन के साथ आप लोग जुड़िए, इसके सदस्य बनिए, इसके आइडियोलॉजी के साथ आप आगे बढ़िए, ताकि जन आंदोलन हम खड़ा कर सकें। जन आंदोलन का मतलब होता है सोशल प्रेशर ग्रुप, जो पॉलिटिक्स के ऊपर दबाव डालता है। पॉलिटिक्स क्या है? आप जिनको चुनकर भेजे वो आपके नहीं रहे, वो पार्टी के हो गए, उस आइडियोलॉजी के हो गए, तो आपके पास वो ताकत होनी चाहिए कि उनको भी आप धमका सकें। स्थिति ये है कि जिनको आपने चुनकर भेजा, जिसने आपका पैर छूकर वोट लिया, उसके बाद आप उसी के चैम्बर में जाकर उसका पैर छूते हो। पैर छूना यह सम्मान का प्रतीक हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। कुछ लोग सम्मान पे चलते हैं, श्रद्धा पे चलते हैं, लेकिन यहाँ तो पैर छूकर गोली मारी जाती है। तो पैर छूकर अपनी दीनहीनता नहीं रखने का, पैर छूकर अपनी स्वतंत्रता को किसी नेता के चरणों में नहीं रखने का, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कह दिया है।
25 नवंबर के भाषण में। तो मित्रों, मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात यहाँ रोकनी चाहिए। आप सभी ने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अब कैडर कैंप करेंगे राज्य स्तर का। वो कैडर कैंप 1 या 2 दिन का निर्धारित किया जाएगा। हमारे बायलॉज में सब कुछ दिया हुआ है और जिनको भी मैंने बुलाया हुआ है लगभग सभी के पास बायलॉज हमने पहले भेज रखा है। पिछले साल से ही भेज रहा हूँ, लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। फिर मिलते हैं। जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।